हाँ, so now we are going to discuss acid, base and salts. इक्विलिब्रियम में आगे हम देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. तो 10th में तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई जो एसिड्स हैं वो टेस्ट में कैसे लगते हैं. निर्भय, एसिड टेस्ट में कैसे लगते हैं? ये क्या बात है. हाँ सॉल्ट नहीं रे, मुझे भी ऐसा लगा, वो सॉर बोला. अच्छा, तो और बेस बीटर लगते हैं. यस, ओके, कड़वे. तो जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं. लेकिन हर एसिड और बेस को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. हर क्या, किसी को भी करने की जरूरत नहीं है. ओके अच्छा, चलो. देन से बाकी सब कुछ हमें पता ही था. डिफरेंट पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी. 10th में बहुत कुछ डिस्कस किया है. यहाँ जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, वो जैसे कि लिटमस पेपर में क्या कन्वर्जन था एसिड के लिए. ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा या रेड ब्लू हो जाएगा. ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा. किस में. एसिड. गुड, ओके, यस. तो याद रखा था हमने, पता है ABR. हाँ करेक्ट, ABR के जैसे याद रखा था. तो एसिड ब्लू को रेड कर देता है. ओके, तो उसका ऑपोजिट बेस का. ओके, तो वो सब हमें पता ही है. फिर हमने केमिकल रिएक्शन में भी एक बेसिक रिएक्शन देखी थी. ओके, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ओके, तो वो भी बेसिक ही है हमारा. अच्छा चलो. सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स फाइंड वाइड स्प्रेड ऑकरेंस इन नेचर. अब वापस हम इक्विलिब्रियम से यहाँ कहाँ आ गए एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. क्योंकि अभी उन्होंने लास्ट में बताया कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. दैट्स व्हाई हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. अच्छा. Hydrochloric acid present in the gastric juices is secreted by the lining of our stomach in a significant amount of 1.2 to 1.5 लीटर पर डे. ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि हम एक दिन में कितना HCl प्रोड्यूस करते हैं. हम मतलब हमारा स्टमक. ओके, तो 1.5 लीटर सोचो, 1.5 लीटर ऑफ HCl वो प्रोड्यूस करता है एक दिन में. एंड इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस. अगर ये सही रिलीज नहीं होता तो डाइजेशन भी सही नहीं होता. डाइजेशन के लिए एसिड चाहिए. ओके, एसिटिक एसिड इज नोन टू बी द मेन. ये सब जनरल इंफॉर्मेशन ही है. ओके, एसिटिक एसिड इज नोन टू बी द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द विनेगर. ये भी हमें पता है, 10th में हम पढ़ लिए थे. लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन्स साइट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड्स. ये सब याद रखना, एक मार्क के क्वेश्चन है ये सारे. ओके, तो लेमन में साइट्रिक एसिड और से ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड. एंड टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन दी टैमरिंड पेस्ट, इमली. ओके, तो इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड. As most of the acids taste sour, the word acid has been derived from the Latin word acidus, meaning sour. Acids are known to turn blue litmus paper into red and liberate dihydrogen on reacting with some metals. ये पहली ही रिएक्शन थी, याद हो तो. ओके, कौन सी किसके साथ थी एसिड की रिएक्शन. हमने एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी थी. जिंक के वो क्रिस्टल थे, फिलिंग्स थे, तो ग्रेन्यूल्स. यस, तो जिंक ग्रेन्यूल्स और तुमने HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए. तो जिंक क्या है, मेटल. HCl क्या है, यस, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस. वेरी गुड. ओके, सो वो हमने डिस्कस किया था. तो वही चीज वापस रिपीट ही हो रही है. सो अ कॉमन एग्जांपल, कहां गया वो सब. हाँ, टेस्ट बिटर. अरे यार, लिटमस पेपर इनटू रेड एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद द सम मेटल्स. यस. अब बेस के बारे में, सिमिलरली बेस आर नोन टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, टेस्ट बिटर एंड फील सोपी. सोपी NaOH जैसे साबुन में यूज होता है, वो 4th चैप्टर में लास्ट वाला रिएक्शन था, सोप वाला. ओके, तो उसमें बहुत सारे डिटर्जेंट यूज होते थे ना. ओके, सोडियम कार्बोनेट यूज होता था, Na2CO3 एंड ऑल, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑल. तो वही है. तो वो सोपी ऐसे चिपक जाए मतलब एडहेसिव वाला नहीं, लेकिन सोप कैसा लगता है हमारा. ओके, वैसे सोप ही लगेगा. अ कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस इज अ वॉशिंग सोडा यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस. अरे वाह, हाँ, तो ये पता ही है हमें. ओके, व्हेन एसिड्स एंड बेस आर मिक्स्ड इन द राइट प्रोपोर्शंस दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट्स. ये भी हमें पता है. सम कॉमनली नोन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट BaSO4. इसका तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी था हमारा. ओके, सोडियम नाइट्रेट. ओके,
Then sodium chloride, common salt, is an important component of our diet. ये तो है ही. And is formed by the reactions between the hydrochloric acid and sodium hydroxide. हमें पता ही है HCl plus NaOH, acid plus base, that will give you salt and water. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से Na आ जाएगा और HCl में से Cl आ जाएगा. Okay. That's it. It exists in solid state as a cluster of positively charged sodium ions and negatively charged chlorine ions or chloride ions, which are held together due to electrostatic interactions between oppositely charged species. यही तो अभी मैंने बताया कि जो NaCl है उसमें पानी में डाले बिना ही वो लोग Na+Cl- एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, तो उसको हम डिसोसिएशन बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें अलग हो रहे हैं. वो है तो आयंस के फॉर्म में ही, लेकिन पानी में डाल के अलग हो रहे हैं. Na अलग और Cl-. और पानी में नहीं डाला था तो वो लोग साथ में खड़े थे. क्यों साथ में खड़े थे? क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस. ओके, तो वही चीज बताई है. फिगर भी है, चलो फिगर भी देख लेते हैं. ओके, तो ये है हमारी फिगर. ओके, तो देखो कहाँ गया NaCl, ये तो पानी में डाल दिया. ये रहा, ये है हमारा NaCl. जल्दी क्लीन हो जाए भाई. हाँ, तो ये है हमारा NaCl. तो Na+Cl- Na+Cl- पूरा का पूरा क्रिस्टल है. उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? Na+ अलग हो जाएगा, अब उसके आगे पीछे क्या आ जाएंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. H2O, 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 H2O. Cl के आसपास भी क्या हो जाएगा? पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. H2O, H2O, H2O. देखो ये सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन. पहले ये था जब पानी में नहीं डाला था, और जैसे ही हमने डाला तो Na अलग, Cl अलग, और उनको घेर लिया. किसने घेर लिया? पानी के मॉलिक्यूल्स ने उनको घेर लिया. ओके, आयंस को. अच्छा, the electrostatic forces between the two charge are inversely proportional to the dielectric constant of the medium. अच्छा, ये चीज समझो. देखो यहाँ तक एसिड बेस सॉल्ट में हम जो पढ़े थे वही सब कुछ रिपीट हुआ. ओके, तो क्या क्या पढ़े हम? वही पहले एसिड के बारे में पढ़े. तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और फिर एसिड टेस्ट में खट्टे लगते हैं. ओके, देन से वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. फिर डिफरेंट कहाँ कौन सा पाया जाता है? तो भाई लेमन में साइट्रिक पाया जाता है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक पाया जाता है, टैमरिंड में टार्टिक पाया जाता है. वो सब अलग अलग जहां जहां जो पाया जाए. विनेगर में एसिटिक एसिड होता है मेनली. ओके, तो वो सब हमने देखा. फिर वैसे ही बेस के लिए देखा, तो बेस फिर उल्टा है. ये ABR नहीं, वो ब्लू को रेड नहीं, रेड को ब्लू बना देता है. फिर थोड़ा चिपचिपा होता है, सोपी होता है. कॉमनली हम जो यूज करते हैं वो होता है वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग में काम आता है एंड ऑल. सब कुछ हमने डिस्कस किया, वो सब हमें पता ही था. ओके, लेकिन फिर से रिपीट हुआ, एक एक बात में पूछ सकते हैं. नया क्या है यहाँ पर? तो नया ये है, पहली बात क्या, कि अगर पानी में नहीं डाला फिर भी सॉल्ट तो आयंस के फॉर्म में ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. क्यों जुड़े हुए हैं? बाय दी, मतलब किससे जुड़े हुए हैं? बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ये रहे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं. ओके, नाउ यहाँ पर जो समझना है वो, इसको हम कहाँ डालने वाले हैं? इसको हमने पानी में डाला. पानी में डाला तो पानी में क्या है? पानी में है H2O और क्या. ओके, ये H और O. तो ये जो H और O है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज H+ और ये नेगेटिवली चार्ज O-. तो ये H+ और O-, ये दो क्या है? पोलैरिटी. पोलर है ना, ये पोलर मतलब जिसके चार्ज हो. ओके, तो ये दो के बीच में, मतलब H+ और O- के बीच में, या ये H+ और ये O- के बीच में, तो दो है, इसीलिए क्या बोला जाता है हमें? डाई. तो एक तो डाई आ गया. अब दोनों के दोनों आयंस के फॉर्म में, मतलब H+ एंड O-, वैसे तो वो करंट कैरी कर रहे हैं, तो इसके लिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक. ओके, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक और उनके बीच में ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, जैसे कि हमारी बैटरी है, तो हम बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं? एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, वैसे. तो वो क्या है? तो वो V दिखाता है, पोटेंशियल. ओके, तो वो पोटेंशियल मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए उसका एक फिक्स्ड है. H2O में पोटेंशियल डिफरेंस H+ और O- के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है. फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है, तो उसको एक नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. समझ में आया? फिर से नाम को तोड़ दो तो समझ में आ जाएगा. डाई किस लिए? दो आयंस के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए. कौन से दो आयन? इस केस में H+ एंड O-. दो है मतलब डाई. इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी, वही आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो डाई इलेक्ट्रिक. और कांस्टेंट क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है.
ओके, पानी कहीं से भी उठा लो, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रफली 80 होता है, तो वो हमेशा 80 ही होगा। ओके, तो मीनिंग क्या हुआ उसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब वो सेंटेंस में लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले तुम्हें वर्ड बता दिया। तो देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस आर, मतलब जो फोर्स है दोनों के बीच में, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। तो अगर वाटर का मैं बोलूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस वो ज्यादा होगा या कम होगा? अरे फिर से ध्यान से सुनो, ये जो सेंटेंस पढ़ा हमने वो बता रहा हूं। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड, पहले तो हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, वो तो समझ में आ गया। हम क्या पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पढ़ा हमने। तो इसको तोड़ो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई दो आयंस के बीच में है इसलिए डाई, वो आयंस है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे इसलिए इलेक्ट्रिक, और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो कुछ वैल्यू होगी, जैसे बैटरी हमने लगा दी कि भाई ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 6 वोल्ट फिक्स है, वो उसकी वैल्यू है। ओके, तो वैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सभी मीडियम का। ओके, तो वाटर का सपोज डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने ले लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया वाटर का, वो है रफली 80 है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब ये ऐसा बोल रहे हैं सेंटेंस में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब अगर मैं बोलूं कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। किस में, अगर पानी में मैंने सॉल्ट डाल दिया, पानी में अगर मैंने NaCl डाल दिया, तो Na प्लस और Cl माइनस जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए थे वो क्या हो गए, दूर हो गए। क्यों, उनके बीच का फोर्स कम हो गया। फोर्स कम क्यों हो गया, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है। अगर डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अगर डाइलेक्ट्रिक कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये कम है तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, क्योंकि फोर्स बढ़ेगा, दो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स बढ़ेगा तो वो लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे, तो एसोसिएशन होगा। और अगर फोर्स कम हुआ तो वो लोग दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उसको हम डिसोसिएशन बोलेंगे। तो बेसिकली समझो, रट्टा नहीं मारना है। एसोसिएशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, ऐसा पूछ ले हमें, तो सबसे पहले तो इक्वेशन याद करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो बोल रहे हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या हो रहा है, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होंगे तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं। तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो तुम्हें आंसर लिखना है लेस और लो। डन। और वैसे ही पूछ ले कि डिसएसोसिएशन हो रहा है तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ABCD में कौन सी वैल्यू सही है। तो तुम्हें ये तो याद ही नहीं है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ ये चेक कर लो कि उसके रिलेटेड कौन सा है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल दिया और मैं बोलूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो से 80, फिर होगा 10, 9 और 12। तो अभी 4 ऑप्शन में से तुम्हें दिख ही रहा है कि ये सारे बहुत कम है और एक दूसरे के नजदीक जैसे ही है, और ये ज्यादा है, तो यही आंसर होगा। तो तुम्हें वैल्यू याद ना हो तो भी तुम आंसर कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट पता हो तो। डन। पक्का समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। डन। हाँ या ना? ओके चलो। हाँ तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद रखना यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछते हैं। कौन है? वाटर। ये कैसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द चीजें सॉल्युबल हो जाती है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट
सॉल्यूबल हो जाते हैं। ओके, तो वाटर possesses a very high dielectric constant of 80, तो उसका कितना है वैल्यू, हाई है, ये 80 हाई वैल्यू है। Thus, when sodium chloride is dissolved in water, the electrostatic interactions are reduced by a factor of 80, and this facilitates the ion to move freely in the solutions. Also, they are well separated due to the hydration with water molecules. तो हाइड्रेशन, ये क्या बोल रहे हैं, अब वो वेल सेपरेटेड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो NaCl में जो Na+Cl- थे, पानी में डालने से Na+Cl- अलग तो हो गए, अलग होने के साथ साथ ये Na+ के साथ साथ उनको घेर किसने लिया, H2O के मॉलिक्यूल्स ने, और Cl- को भी घेर किसने लिया, H2O के मॉलिक्यूल्स ने। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, घेर लिया मतलब हाइड्रेशन विद दी वाटर मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। आगे, कंपेयरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। तो देखो, इससे पहले भी हमने समझा, फिर से समझते हैं, दोनों का आयोनाइजेशन समझते हैं। आयोनाइजेशन मतलब आयन प्रोड्यूस होना, तो HCl में से H+ एंड Cl- बनेंगे, एसिटिक एसिड में से एसिटेट आयन CH3COO- एंड H+, यही बनेगा। ये तो लिखा हुआ ही था, रब भी नहीं किया, तो ये रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये HCl वाला, और दूसरा क्या है, ये वाला, आसपास ही है। अच्छा चलो, तो देखो, इसमें से ये आयंस बन रहे हैं, इसमें से ये आयन बन रहे हैं, लेकिन हमने याद करो पहले ही डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया था, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो तब भी मैंने बताया था, तो ये देखो स्टार किया हुआ है, स्टार क्यों किया था, वीक है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसके 100 मोल्स लिए तो 95 जैसे तो बैठे के बैठे ही रहेंगे, और रफली 5% जैसे आयंस में कन्वर्ट होंगे। वेयरएज HCl कैसा है, NaCl जैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सारा ऑलमोस्ट 95% तो वो बन जाएगा और 5% जैसा रह जाएगा। यहाँ पे 5% बन रहा है और यहाँ पे 5% रह रहा है, 95% बन रहा है। डन? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इन वाटर वी फाइंड दैट दो बोथ ऑफ देम आर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, दोनों के दोनों पोलर कोवेलेंट है, मतलब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। HCl और एसिटिक एसिड में कैटायन और एनायन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। फॉर्मर इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब कौन, HCl, into its constituent ions, while the later मतलब acetic acid is only a partially ionized less than 5%, 5% भी नहीं, उससे भी कम आयोनाइज्ड होता है, कौन, एसिटिक एसिड। अच्छा, the extent to which ionization occurs, ये पूछा जाता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में भी। ओके, क्या कि किसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा और किसका आयोनाइजेशन कम होगा, ये कैसे पता चलेगा सर, तो यहां से पता चलेगा, याद रखना, पूछा जाता है। क्या, the extent to which ionization occurs depends upon the strength of the bond। पहली दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, 2 लिखोगे 2 मार्क्स मिल गए, या 2 लिखोगे 1 फुल मार्क्स मिल गए। पहली चीज, उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है। तो एक तो उनके बीच का बॉन्ड, एंड द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मतलब जो उसके अंदर से आयंस बने, वो आयंस को कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। अभी हमने पढ़ा ना कि Na+ और Cl- को H2O ने घेर लिया, तो इसमें से जो आयंस बने उसमें से सॉल्वेशंस कितना हुआ, मतलब जो आयंस है वो कितने, मतलब H2O उसके आसपास आ गए। ओके, दो चीजों पे, एक तो बॉन्ड के ऊपर और दूसरा सॉल्वेशन के ऊपर, मतलब कितना ज्यादा सॉल्युबल हुआ, वैसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, द टर्म्स डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन हैव अर्लियर बीन यूज्ड विद द डिफरेंट मीनिंग। पहले जैसे हमने ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, ओके, इसके पहले वाली थियरी में क्या, आयोनाइजेशंस एंड हमारा डिसोसिएशन अलग अलग यूज करते थे। अब हम जनरली बोल देते हैं आयोनाइजेशन, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या है हमने डिस्कस कर लिया। ओके, एक को आयोनाइजेशन एज वेल एज डिसोसिएशन बोथ बोल सकते हैं, और एक को सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन ही बोल सकते हैं, डिसोसिएशन नहीं बोल सकते। तो किसको क्या बोल सकते हैं, जिसमें पहले से ही आयंस है, जैसे Na+Cl- पहले से ही आयंस के फॉर्म में है, लेकिन पानी में डालने से अलग हो गए, तो वो आयोनाइजेशन तो है क्योंकि आयन प्रोड्यूस हुए, लेकिन पहले से ही थे वो, इसलिए वो तो सिर्फ अलग हुए हैं, तो उसको डिसोसिएशन भी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन HCl, तो HCl में H+ और Cl- पहले से नहीं थे, उनको पानी में डालने के बाद वो H+ और Cl- हुए। अंडरस्टूड? तो उसको बोला जाएगा ओनली आयोनाइजेशन, नॉट डिसोसिएशन। ओके, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी।
So say dissociation refers to the process of separation of ions in water already existing as such in the solid state, just like NaCl of the solute as in the sodium chloride लिखा हुआ ही है. On the other hand, ionization corresponds to a process in which a neutral molecule splits into charged ions in the solution. Done? Okay, समझ में आया ना? Here we shall not distinguish between the two and use the terms interchangeably. मतलब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. पहले ऐसा यूज होता था, अब तो जब बुक में भी आगे अगर तुम पढ़ोगे तो सिंपली लिखा हुआ होगा आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन. क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन तो जिसमें आयन बन रहे उसको आयोनाइजेशन बोल ही सकते हैं. लेकिन डिफरेंस था पहले क्या कि इसको आयोनाइजेशन तो बोल सकते हैं लेकिन डिसोसिएशन नहीं बोल सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन बोल सकते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ डिसोसिएशन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसमें डिसोसिएशन हो गया तो मतलब आयन भी बन गया, और आयन भी बन गया मतलब आयनाइजेशन तो है. ओके, तो ऑल प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज, ऑल आयनिक प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, तो ट्रू है वो. लेकिन ऑल से डिसोसिएशन प्रोसेसेस और से ऑल उल्टा कर दे. ओके, ऑल क्या है? आयोनाइजेशन. ऑल आयोनाइजेशन प्रोसेस आर कॉल्ड डिसएसोसिएशन प्रोसेस, दैट इज फॉल्स, वो गलत. डन? ओके, तो वैसे याद रखना. दैट्स इट. तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट होता है. पहले तो हमने यहाँ पर एक एक मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में, जो हमने 10th में पढ़े हुए थे. डिफरेंट डिफरेंट पूछा जाता है किसमें कौन सा एसिड होता है, तो याद रखना. कौन से लिटमस को क्या करना बनाता है वो भी याद रखना. वो सब टेस्ट में कैसे होते हैं. ओके, ये एक्चुअली किया था रॉबर्ट बॉयल. नाम नहीं आया क्या? ये कौन है? फेराडे है. अच्छा, फिर बाद में अरेनियस है. तो ये एक्चुअली रॉबर्ट बॉयल जो था उसने इसे टेस्ट करके बताया था कि ये खट्टा है और ये कड़वा है, तो मतलब ये बेस है और ये एसिड है. सोचो कोई अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, कोई चीज टेस्ट कर रहा है. क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमें बताने के लिए कि ये एसिड है और ये बेस है. सैल्यूट मारना चाहिए उनको. ओके, क्योंकि तब तो हमारे पास ऐसे लिटमस पेपर नहीं थे, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, वो सब कुछ नहीं था. उन्होंने चख के बताया, अबे ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, सारे एसिड खट्टे हैं बोल दिया. ये भी कड़वा, ये भी कड़वा, ये भी कड़वा, तो सारे के सारे बेस बिटर है. लाइक दैट. ओके, तो उन्होंने रॉबर्ट बॉयल, अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव में तो बॉयल याद रखना. बॉयल. ओके, ना बॉयल लो था ना, क्या कांस्टेंट रहता है आइडियल गैस में, बॉयल जो में क्या? वेरी गुड. ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ओके, सो रॉबर्ट बॉयल ने चक चक के बताया था ओके कि ये एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं. ओके, सॉर एंड बिटर. हाँ, देन फिर हमने पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया किसके ऊपर? पर्टिकुलरली डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन के ऊपर. कैसे हाइड्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो भी देखा. देन हमने एक चीज पढ़ी, क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो जिसका ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, जो मैंने एक दो बार बता दिया ड्यूरिंग द थियरी कि एसोसिएशन हो रहा है, तो जो सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा? हाई या लो, या फिर वैल्यूज गिवन होगी, उसमें से एक चूज करनी है. सारी की सारी लो होगी और एक हाई होगी, या सारी की सारी हाई होगी और एक लो होगी. हाँ, तो वैसे ही तुम्हें चूज कर लेना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो जुड़ के रहेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो दूर दूर चले जाएंगे. तो दूर दूर चले जाए तो डिसोसिएशन, और ज्यादा हुआ और जुड़ के रहे तो एसोसिएशन. डन? ओके, तो वो चीज हमने समझी डाई इलेक्ट्रिक के केस में. जैसे कि वाटर के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80. ओके, तो वो सब हमने डिस्कस किया. एंड लास्टली हमने वो भी डिस्कस किया कि किसके ऊपर डिपेंड है. कोई ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है और कोई कम आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा आयंस बनाएगा. हमने एग्जांपल भी देखा HCl एंड एसिटिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड का. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा आयंस बनाता था, 95% आयंस बना दिए और 5% रह गए, और उसमें 5% ही बने और 95% रह गए. तो दो बातों के ऊपर डिपेंड है, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा सॉल्वेशन. डन?
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और सॉल्वेशन, जो आयनाइजेशन हुआ वो आयंस का सॉल्वेशन जो है, तो सॉल्वेशन मतलब कितना ज्यादा सॉल्युबल हुआ और उनके आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए, कवर हो गए। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन बोल दो, बोथ बोल दो, हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन सॉल्वेशन के ऊपर डिपेंड है कि कितने ज्यादा आयंस बनेंगे। डन। तो ये भी पूछा जाएगा कौन से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमने डिस्कस किया। डन। तो एसिड बेस सॉल्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। अभी हमें डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जैसे मैंने पहले बताया रॉबर्ट बॉयल, तो रॉबर्ट बॉयल ने टेस्ट करके बता दिया ये एसिड है, ये बेस है, एसिड है, बेस है। अब सब अभी तब शायद एसिड बेस कम थे, अभी तो कितने सारे हैं, सबको चखने जा भी नहीं सकते और चख सकते भी नहीं है क्योंकि डेंजरस है, मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। मौत क्या वर्ड यूज किया, अच्छा, डेथ भी हो सकती है। ओके सो डेथ भी हो सकती है, तो अभी ऐसा नहीं कर सकते। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे बता दिया, डेफिनेशन बता दी। तो कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, तो एक हमें पढ़ना है अरेनियस अंकल के बारे में। अरेनियस साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो अरेनियस पढ़ना है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड पढ़ना है और लुईस पढ़ना है। 3 कंसेप्ट हमें समझने हैं एसिड को, बेस को डिफाइन करने के लिए। फिर से बता रहा हूं, नाम तो याद रख लो, फिर कंसेप्ट भी समझेंगे। अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस। ओके, अच्छे से समझना, क्योंकि जब जब हमारा इनऑर्गेनिक आएगा तब 12th में मैं बोलूंगा वापस डायलॉग बन गया। ओके, सो तब मैं बताऊंगा कि ये एसिड है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। तब मैं पूछूंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि अरेनियस के अकॉर्डिंगली ये एसिड है, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अरेनियस ने बोला था सर H+ रिलीज हुआ एसिड, तो ऐसा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डन। ओके, तो बहुत ही कंसेप्चुअल है, 11th के बेस पर तो है ही, लेकिन 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे हम इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि अरेनियस ने क्या बताया, कौन एसिड कौन बेस, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने और फिर लुईस ने। डन। ओके, तो ये हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला थियरी था।